नमस्कार, मैं यशवंत कुमार, सह आचार्य हिंदी, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम पूर्व के वीडियो में हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संग्रह में संकलित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं के 5 गद्य खंडों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उसका 6ठा गद्य खंड समझने जा रहे हैं। मेरा मन पूछता है किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो यहाँ इस गद्यांश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये विवेचित कर रहे हैं कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर। नाखून तो उसने काटने प्रारंभ कर दिए, परंतु नाखूनों के नवीनतम रूप हथियारों का वह जिस गति से, जिस शक्ति से विकास कर रहा है, उसको देखकर लगता है कि मनुष्य पशुता की ओर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। बालिका ने जो प्रश्न पूछा था वो सामान्य प्रश्न था, पर रचनाकार उसके गंभीर अर्थों में चला जाता है और उनका अत्यंत ही प्रभावी विवेचन करता है। ये हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो कि अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? नाखून हमारी पशुता के बचे हुए अंश हैं। उसी प्रकार से ये जो हथियार बढ़ रहे हैं, ये बढ़ते हुए हथियार भी हमारी पशुता का ही विकास है, हमारी पशुता का ही प्रमाण है। ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। मनुष्यता और पशुता का विवेचन करते हुए द्विवेदी जी भारतीय परंपरा का विवेचन करते हैं और इस विवेचन को वे स्वाधीनता शब्द के अर्थ में विश्लेषित करते हैं। वे कहते हैं कि भारत की जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में अंग्रेजी का जो इंडिपेंडेंस है उसका अर्थ स्वाधीनता माना गया है, जबकि अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अनधीनता, किसी दूसरे के अधीन नहीं होना। पर हमने कहा स्वाधीनता, अपने अधीन होना, अर्थात हम अपने पर ही नियंत्रण लगाते। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव। बस स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी की परंपरा अनधीनता को मानती है और भारतीय परंपरा स्वाधीनता की। हम किसी के भी अधीन नहीं हैं, ऐसा नहीं कहकर हम कहते हैं हम स्वाधीन हैं, हम अपने अधीन हैं, हमें अपने पर ही नियंत्रण करना। अगर हमारे भीतर पशुता है, अगर हम पशुता की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें उसको नियंत्रित करना होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका? अपने आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। ये क्या संयोग की बात है? यह हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा द्वारा प्रकट होती रही है। भारतवर्ष की जो परंपरा है वो भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रकट होती रही है। हम अनधीनता शब्द को नहीं स्वीकार करते, हम स्वाधीनता को स्वीकार करते हैं। हम किसी का अधीन नहीं है। हम इस बात को न तो भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, न वाणी विचार आचरण के माध्यम से व्यक्त करते हैं। हम मानते हैं हम स्वाधीन हैं, हम अपने अधीन हैं, हमें अपने पर ही नियंत्रण लगाने होंगे। ऐसा कोई भी आचरण जो मानव कल्याण के विपरीत हो उसको हमें नियंत्रित करना होगा। ये क्या संयोग की बात है या हमारी समूची परंपराएं अनजाने में हमारी भाषा द्वारा प्रकट होती रही? हमारी भाषा के माध्यम से हमारी समूची स्वाधीनता की परंपरा, अपने अधीन रहने की परंपरा, स्वनियंत्रण की परंपरा ही व्यक्त हुई है। मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। प्राणी विज्ञान कहता है सहजात वृत्ति, मनुष्य के साथ जो वृत्तियां पैदा हुई हैं, शारीरिक या मानसिक, वे अनजानी स्मृतियां ही हैं। तो भारतवर्ष में इंडिपेंडेंस के लिए अनधीनता का प्रयोग न होकर स्वाधीनता का प्रयोग होना भी हमारी अनजानी स्मृति ही है।
स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। स्वराज्य के बाद देश के विचारशील नागरिक और नेता लोग सोच रहे हैं इसको सुखी किस प्रकार से बनाया जाए, हम क्या करें कि राष्ट्र सुखी हो, राष्ट्र की उन्नति हो। हमारे देश के लोग पहली बार ये सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया। राष्ट्र कैसे सुखी हो, नागरिक कैसे सुखी हो, इस पर हमने केवल आज ही विचार प्रारंभ किया, वैसा नहीं है। बहुत प्राचीन काल से हमारे शास्त्रकार, हमारे ऋषि मुनि, हमारे विचारशील लोग इस बात पर विचार करते रहे। हम कोई नौसिखिए नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्जवल है। हम नौसिखिए नहीं हैं। हम लोक कल्याण की बात आज नहीं सोच रहे हैं, हम युगों से लोक कल्याण की बात सोचते हुए आए हैं। लोक कल्याण किस प्रकार से संभव होगा, इस पर हमारी परंपरा में गहनता से विचार किया गया है। हमारी परंपरा महिमामयी है, उसके उत्तराधिकारी विपुल हैं और संस्कार उज्जवल है। बड़ी यशमयी हमारी परंपरा है और उत्तराधिकार में हमने विपुल ज्ञान और विपुल संस्कार प्राप्त किए हैं और संस्कार बड़े ही उज्जवल हैं। हमारे अनजाने में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। ये जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई, हम नहीं जानते कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, पर अनजाने में ही संस्कारों के कारण, परंपरा के कारण हम लोग कल्याण के विषय में सोचते हैं। ये जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है। परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है, उपकरण भी नए आए हैं और समाज में समस्याएं, उलझनें भी बड़ी हैं, पर मूल समस्याएं अधिक नहीं बदली है। जीवन की जो मूल समस्याएं हैं, जो भावों पर आधारित हैं, संसार का अधिकांश संकट मनुष्य के मन पर आधारित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के कारण संसार में जो उत्पात हुआ करता है, उस विषय में हमने बहुत गहन चिंतन किया है। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, इसलिए हम मानते हैं, अगर हम कहेंगे हम अनधीन हैं, हम किसी के अधीन नहीं है, तो हम लोग का अकल्याण करेंगे। हमारे भीतर की पशुता बढ़ने लगेगी। पशु पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। और जब हम कहते हैं हम स्वाधीन है, अर्थात हमारा नियंत्रण, हम विचार करेंगे कि हमारी वाणी, विचार, आचरण में क्या कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है। जो कल्याणकारी है वही हम करेंगे, मनुष्यता के लिए कल्याणकारी कार्य करेंगे। वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। दीर्घ काल से इस देश ने साहित्य, संस्कृति, कलाओं के रूप में जो कुछ विकसित किया है, उसके फल के रूप में हमारे अचेतन मन पर लोक कल्याण की भावना, स्वनियंत्रण की भावना बहुत ही प्रभावी रूप से दिखाई पड़ती है। अपने आप पर, अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। हमने स्वयं अपने पर बंधन लगाया, हमने स्वयं अपने पर नियंत्रण किया है। हम स्वाधीन हैं, हम अनधीन नहीं, हम किसी का अधीन नहीं, हम ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं हम स्वाधीन हैं। हम अपने अधीन, हम स्वयं तय करेंगे कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, और उचित और अनुचित की कसौटी से राष्ट्र में लोक कल्याण ही है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। प्राचीन काल की बहुत जो श्रेष्ठ बातें हैं, बहुत कुछ जो हमारी विशेषताएं हैं, उनमें से वर्तमान में सब कुछ सही हो, उचित हो, श्रेष्ठ हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसलिए मैं सब जो पुराना है वह सब वांछनीय है, वो होना चाहिए, उससे हमें मोह, इस प्रकार का आग्रह मेरा नहीं है। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। मरे बच्चे को गोद में लेकर घूमने वाली बंदरिया की तरह हम पुराने संस्कारों से जो युगानुकूल नहीं है, जो मनुष्यता के मार्ग में बाधा बनते हैं, उनसे हम चिपके नहीं रह सकते। इसलिए भारत ने वर्ण व्यवस्था का परित्याग किया, जात पात का, छूत छात का परित्याग किया, क्योंकि वे युगानुकूल नहीं है, क्योंकि वे अमानवीय। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। पर मैं इस तरह से भी सोचने का पक्षधर नहीं हूँ कि हम अनुसंधान करते हुए, खोज करते हुए हमारे अतीत में जो कुछ श्रेष्ठ था, महान था, जो आज भी युगानुकूल है, उसका भी परित्याग कर दें।
जो अनुपयोगी है, जो व्यर्थ हो गया है, जो कालबाह्य हो गया है, वो छोड़ देना है। पर जो युगानुकूल है, जो मनुष्यता का पथ प्रशस्त करता है, मनुष्य जाति को आगे बढ़ाता है, मनुष्य को लोक कल्याण की ओर अग्रसर करता है, जो मनुष्य में स्वाधीनता के द्वारा स्वनियंत्रण स्थापित करता है, उस परंपरा को, उन श्रेष्ठ संस्कारों को हमें बनाए रखना है, जीवित रखना है, विकसित करना है। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरों के सहारे पर भटकते रहते हैं। कालिदास ने अपने रचनाओं में कहीं पर लिखा है कि जो पुराना सब अच्छा नहीं है, जो नया है वो सब खराब नहीं है। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विचारशील लोग हैं, वो नए और पुराने दोनों की जांच करते हैं, परीक्षण करते हैं। जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हितकर होता है, कल्याणकारी होता है, उसको वे ग्रहण करते हैं। दूसरों के इशारों पर अपनी परंपरा का वे परित्याग नहीं करते, नई चीज़ों को ग्रहण नहीं करते। पुराना हो कि नया, जो लोग कल्याणकारी है, जो मनुष्यता को बढ़ाने वाला है, वही स्वीकार्य है। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इसलिए हमको परीक्षा करनी होगी, नई बातों की भी, पुरानी बातों की भी, और जो कुछ मनुष्यता का पथ प्रशस्त करने वाली हो, मनुष्यता को आगे बढ़ाने वाली हो, मनुष्यता को उदात्त बनाने वाली हो, ऐसी बातों को परीक्षण करके हमको ग्रहण करना है और उनको विकसित करना है, उनको अपनाना है। तो हमने देखा कि इस गद्य खंड में आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी जी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में पशुता और मनुष्यता का विवेचन करते हुए भारतीय परंपरा में स्वाधीनता और अंग्रेजी परंपरा के इंडिपेंडेंस शब्द दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और उसके द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीय परंपरा मुझ पर किसी का नियंत्रण नहीं, इंडिपेंडेंस उसको स्वीकार करने के स्थान पर स्वाधीनता को, स्वतंत्रता को, स्वराज्य को स्वीकार करती है। अर्थात मुझ पर अपना नियंत्रण है, जो कुछ अनुचित होगा वह मैं नहीं करूँगा। और इस प्रकार की जो श्रेष्ठ बातें हैं, जो मनुष्य को संयम सिखाती हैं, जो मनुष्य को श्रद्धा सिखाती हैं, जो मनुष्य को लोक कल्याण सिखाती हैं, जो मनुष्य जाति को आगे बढ़ाती हैं, उनको हमें स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो पुरानी हो चाहे वह नई हो। जो कुछ मनुष्य के लिए कल्याणकारी है वह स्वीकार्य है। इस बात का स्मरण रखते हुए हम लोक कल्याण के पथ पर अग्रसर रहेंगे। अतीत और वर्तमान से जो कुछ श्रेष्ठ है, जो मनुष्य जाति के लिए उचित है, वह ग्रहण करेंगे, उसे विकसित करेंगे, उसे वाणी विचार आचरण में अपनाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।